हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एम आई एस बाई ईशु शर्मा पर। दोस्तों, आज जो मैं आपको क्लास करवाने वाली हूँ, इस क्लास में हम कंप्लीट पॉलिटी का जो है रिवीजन करने वाले हैं। और सबके सब मैंने एमसीक्यू लिए हैं, हर एक टॉपिक से मैंने एमसीक्यू लिए हैं। आप लोगों को पता ही है कि मैं पूर्वालोकन की बुक से ही जो है आपको करवा रही हूँ एमसीक्यू। और आपको ये भी पता है, आप ये भी जानते हैं कि घटना चक्र और पूर्वालोकन को अगर हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है संभावना होती है पूर्वालोकन में से आने की क्वेश्चंस की। तो मैंने एक एक टॉपिक करके भी आपको करवाया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, अगर आपको टॉपिक वाइज करना है क्लियर में, तो एक एक क्वेश्चन आप चाहते हैं कि जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो हमें एक एक करके करने हैं, बिल्कुल ऑल क्वेश्चंस करने हैं हर एक टॉपिक से, तो वो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जा करके मैंने अलग अलग एक एक टॉपिक पे जो है क्लास को डाल रखा है। और इसमें जो हम करने वाले हैं, इसमें मैंने हर एक टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि हमें कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन करना है और फास्ट रिवीजन करना है। तो इसलिए मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं, इसमें हर एक टॉपिक से बस 10-15 ही क्वेश्चन लिए हैं, ताकि हम कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन कर सकें। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो आरंभ में जो अनुच्छेद थे वो थे हमारे 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में जो भारत में संविधान में गणना की दृष्टि से जो अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद हमारे 395 ही हैं और अनुसूचियां जो है उनकी संख्या 12 हो गई है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो हमारे 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल हैं, यानी अभी वर्तमान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां शामिल है। तो वो हमारे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां जो है शामिल है वर्तमान में हमारे संविधान में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। एक में विषय दिए गए हैं, दूसरे में हमें आर्टिकल्स दिए गए हैं कि किस विषय का किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया, ये हमें इनको क्या है सम्मिलित करना है। तो नए राज्यों का गठन ये किस में दिया गया है। तो नए राज्यों का जो गठन है वो दिया गया है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में। फिर है नागरिकता का, नागरिकता का किसमें है, भारतीय संविधान के भाग 2 में है। फिर है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमारा भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और प्रशासनिक अधिकरण ये हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 में है। तो ए का हमारा आ जाएगा 2, बी का आ जाएगा 1 और सी का 4 और डी का 3। तो ये देख लेते हैं हम आंसर में, ये रहा। तो ये हमारा ए में ही है, तो हमारा आंसर जाएगा ए, 2143। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये जो प्रावधान है भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा आता है आर्टिकल 117 के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है वित्त विधेयकों के बारे में। तो ये जो हमारा किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 117 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें सुमेल करना है। सुमेल सही है, चाहिए बताना है कि सुमेल कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें है अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 17 है उसमें तो हमने पढ़ा था कि असपृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है। फिर अनुच्छेद 78 संसद का गठन, ये भी गलत है, क्योंकि 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगर अनुच्छेद 192 की बात करें तो संसद के सदस्य वेतन भत्ते, ये भी गलत है, क्योंकि 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय किया गया है। अगर हम देखें अनुच्छेद 352 तो आपात की स्थिति की घोषणा, ये बिल्कुल सही है। हमें ये देखना था ना सही सम्मिलित कौन सा है, तो डी वाला हमारा सही सम्मिलित है। नेक्स्ट हमारा है कि 1 को 2 से सम्मिलित करना है। 215 का अगर हम देखेंगे, 215 आर्टिकल 215 क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी ए का आएगा 4 और ए का 4 हमारा ए में है। और देखे तो और डी में भी है। चलो इसे एस्टिमेट नहीं कर सकते, नेक्स्ट में देखते हैं। आर्टिकल 222 यानी 222, आर्टिकल 222 में क्या कहा गया है। 222 में कहा गया है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण, यानी कि बी का 1 ए का 4 बी का 1, तो ये हमारा ए में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। और 226 में जो दिया गया है वो दिया गया है कुछ रीट निकालने की उस न्यायालय की शक्ति, बिल्कुल सही है। और 227 में है वो है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, तो हमारा आ जाएगा ए आंसर, यानी ए का 4 बी का 1 सी का 3 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो कौन से अनुच्छेद में है, वो हमारा है अनुच्छेद 241 में।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और इसमें अनुच्छेद 76 है। 76 में हमें देखना है कि क्या कहा गया है। तो 76 में कहा गया भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी का जो लेख है वो किसमें है? 76 में है। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख किया गया है। फिर अनुच्छेद 75(1) में, तो 75(1) में जो हमारा है वो है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और फिर बचता हमारा अनुच्छेद 131, तो इसमें भारत, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो ये हमारा आंसर किसमें है? 3142। तो ये हमारा है बी में, तो हम जाएंगे बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? ये हमारे मौलिक अधिकारों के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा भारतीय संविधान में समता का अधिकार एवं 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये है। मतलब जो 5 अनुच्छेद में समता के अधिकार का वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद कौन से हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो वो हमारे अनुच्छेद हैं 14 से लेकर 18 तक। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है? तो अगर हम देखें, मैंने अभी आपको बताया कि 14 से लेकर 18 तक, तो देख लो 14 से लेकर 18 तक में कौन से आते हैं? 13 तो आएगा नहीं, फिर अनुच्छेद आएगा 14, 15, 16, यानी 2, 3 और 4। तो ये हमारा आ जाएगा 2, 3, 4, ये है सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये हमारा अनुच्छेद लगाता है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो हमारा है अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो ये भी यही है, अनुच्छेद 14। देख लो, एक क्वेश्चन को 5-6 बार पूछा गया रिपीट कर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अधीन निर्देशित या अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो किसका उल्लंघन करेगा? वो हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, उन्मूलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्याख्या की गई है? अस्पृश्यता की समाप्ति की व्याख्या किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 17 में की गई है। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, किससे संबंधित है? तो अभी हम देख ही रहे हैं कि अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित। आंसर हमारा 30 का रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, छुआछूत यानी अस्पृश्यता, तो वो किसमें है? अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? किसके अंतर्गत दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के बारे में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? किसके विरुद्ध किसके विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो ये हमारा है समता के अधिकार के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? समता के अधिकार के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर बिल्कुल किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति से बिल्कुल किया जा सकता है, जन जागरण के द्वारा ये भी किया जा सकता है। क्योंकि अस्पृश्यता, हम इसके बारे में तो जानेंगे कुछ, मतलब कानून बनाएंगे, शिक्षा की उन्नति होगी तभी तो हमारा देश विकास करेगा, और विकास करेगा तो अस्पृश्यता का अंत होगा। अगर शिक्षा प्राप्त करेंगे लोग तो भी अस्पृश्यता का अंत कर पाएंगे, और अगर जन जागरण करेंगे यानी कि उनमें जागरूकता आएगी तो भी जो है अस्पृश्यता का अंत होगा। फिर नौकरी में प्रवेश दिलाकर, तो ये इसका कोई मतलब सही ठोस रीजन नहीं है। तो 4 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा 1, 2, 3, और ये हमारा ऑप्शन जाता है ए के साथ। नेक्स्ट है, फिर इसमें कथन और कारण दिए गए हैं और हमें कोड की सहायता से जो है उत्तर देना है। कथन है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, बिल्कुल सही है। फिर अस्पृश्यता का के जो चलन का आधार है वो धार्मिक स्वतंत्रता है, ये भी बिल्कुल सही है। धार्मिक स्वीकृति है, तो ए और बी दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो इसकी व्याख्या करता है कारण वो भी बिल्कुल सही है, यानी ए और दोनों सत्य हैं, और ए की सही व्याख्या भी करता है। आंसर हमारा रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो ये हमारा है 21। फिर नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण करता है? यानी अगर आपको अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करना है तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपको संरक्षण प्रदान करेगा? तो वो हमारा आर्टिकल है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है?
एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, ये तो आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी आता है। आता क्या नहीं है, वो नहीं आता है, मृत्यु दंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्ति या सीमित नहीं किया जा सकता? तो वो हमारा 20 और 21 होते हैं। अगर उनमें क्या कहा गया है ये देखें तो किसी देश के किसी भाग में निवास करने बसने की स्वतंत्रता, ये इसमें शामिल नहीं किया जाता है। फिर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर है। इसको कभी भी, इस अधिकार को जो है कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे अशांति हो, तो कुछ भी हो, लेकिन इसको जो है हम निलंबित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है? तो ये हमारा है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये देखना है। तो मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23, ये बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 23 में ही दिया गया है। फिर है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में दिया गया है, बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में, ये भी सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार, 31, ये गलत है। क्यों? हाँ, ये गलत है हमारा। 31 में क्या है हमारा है, 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित, जिसको भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो वो हमारा है अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो ये हमारा होगा अनुच्छेद 30। क्या होगा? अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कथन और कारण दिए गए हैं, कोड की सहायता से जो है हमें उत्तर को चूज करना है। कथन दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। 30 नहीं करता है, 31 करता है। ठीक है, कारण है क्योंकि केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ये भी सही है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है या 30 आर्टिकल जो 31 है वो केवल संविधान में केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को ही शामिल करता है, मान्यता देता है, ये भी सही है। लेकिन ये जो इन्होंने कहा है ना कि 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता, इसका कारण नहीं है ये सही से। कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन जो व्याख्या है वो सही नहीं है। तो ए और दोनों दोनों सही है, परंतु जो कारण है वो एक ही व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर हमारा जाता है बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको मान्यता देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को? तो दोनों को ही देता है, यानी कि आंसर हमारा रहेगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? तो वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय को दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य था हमारा सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आंसर हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? क्या नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो सर्वप्रथम उद्देश्य है। फिर सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी है हमारा, अभी हमने देखा है। फिर धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये नहीं है, सामाजिक आर्थिक है लेकिन धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? किस प्रकार है? एक तो ये परिवर्तनीय नहीं है। कौन? डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार है वो परिवर्तनीय है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो अवाद योग्य हैं, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। तो इसमें ऐसा कुछ दिया गया है, सी में दिया गया है कि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। तो आंसर हमारा रहेगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निदेशक तत्व क्या है? निदेशक तत्व क्या है? अवाद योग्य है, मैंने अभी आपको बताया है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कर्तव्यों पर निर्भर करते हैं या फिर कार्यपालिका के कर्तव्यों पर निर्भर करते हैं? तो ये हमारे होते हैं कार्यपालिका के कर्तव्यों पर निर्भर करते हैं। इसमें आ जाएगा केवल 2। कौन सा सही है बताना है ना, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका
एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हाँ ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, ये देखना है। तो कौन से सही है, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। पहले तो ये देखो आप भाग 4 में क्या है, भाग 4 में हमारे डीपीएसपी दिए गए हैं, यानी राज्य के निर्देशित तत्व। तो वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, बिल्कुल गलत है। हमने तो देखा कि परिवर्तनीय नहीं होंगे। फिर वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगी, हाँ ये बिल्कुल सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, इसमें 2 और 3 हमारा जाता है डी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो दोनों के दोनों इसमें बिल्कुल सही हैं। 7 का हमारा आंसर जाता है सी के साथ, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। भारत के संविधान में कहाँ पे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। तो ये हमारा दिया गया है टीपीएसपी में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये जो मैंने टॉपिक करवाया था, जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व अलग से मैंने करवा रखा, तो वहां पर जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चन एक एक करके, बिल्कुल 100 से 150 क्वेश्चन बने हुए हैं इस टॉपिक से। तो मैंने अलग अलग क्लास डाल रखी है, अलग अलग टॉपिक की, टॉपिक वाइज क्लास डाल रखी है, जो जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये लगता है ना कि भई हमें तो डिटेल में करना है और 10-15 क्वेश्चन ही नहीं, एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनने हैं हमें सबको रिवाइज करना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के जो वीडियो डाल रखी है, मैंने एक एक टॉपिक की फुल वीडियो डाल रखी है, तो उस पर जाकर आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है? तो ये हमें बता ही है कि कल्याणकारी राज्य की घोषणा कौन-सा करता है, तो वो हमारे करते हैं डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो कर्मकारों की भागीदारी का जो प्रावधान है वो किसमें दिया गया है? वो हमारा दिया गया है आर्टिकल 43 ए में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस में व्यापिदेशित है, किस में उल्लेखित है? तो ये भी हमारा डीपीएसपी में है और आर्टिकल 50 में दिया गया है। आंसर हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये हमारा है आर्टिकल 51। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो उल्लेख कहाँ है? संविधान की उद्देशिका में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में, या फिर, तो ये जो हमारा उल्लेख किया गया है ये किया गया है बी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इधर देख लीजिएगा डिटेल में, ठीक है। ये भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो कौन सा भाग करता है? वो हमारे करते हैं डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो वो हमारा आर्टिकल 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ठीक है, कौन सा नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ये तो जोड़ा गया है। फिर समान न्यायथा, निःशुल्क कानूनी सलाह, इसको भी जोड़ा गया है। समान आचार संहिता, इसको नहीं जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन में इसको नहीं जोड़ा गया है और यही देखना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? सही है बताना है हमें। इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है? बिल्कुल नहीं, भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों को परिवर्तित किया ही नहीं जा सकता, कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है इसके लिए, तो ये गलत है। फिर ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है? नहीं, ये कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित भी नहीं है, यानी दोनों के दोनों इसमें गलत है, न तो एक और नहीं दो। आईएएस प्री 2017 में पूछा हुआ सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो किसकी उसमें किसकी किसकी संस्तुति पर किए गए हैं? ये किए गए हैं सवर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। ये भी मैंने टॉपिक अलग से करवाया था आपको, फंडामेंटल राइट का भी और मूल कर्तव्य का भी, ठीक है, मूल अधिकारों का भी और मूल कर्तव्यों का भी अलग से मैंने टॉपिक करवा रखा है, तो आप डिटेल में जाकर के चैनल पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति दी थी, तो वो कौन सी कमेटी थी? ये हमारी सवर्ण सिंह कमेटी थी। फिर संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है, वही बात है, सवर्ण सिंह समिति है। देखो कितनी बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। फिर किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? किस संविधान संशोधन में किया गया था मूल कर्तव्यों को शामिल? ये किया गया था हमारा 42वें संविधान संशोधन में।
फिर अब भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और इसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, तो वो हमारा रखा गया है तीसरे स्थान पर। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया, कब जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों को, तो ये हमारा जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, तो ये हमारा रहेगा ग्राम पंचायत, नहीं राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या वन्य प्राणी, तो इसमें आ जाएगा वन्य प्राणी का संरक्षण हमारा मूल कर्तव्य है। एक का पूछा गया, इसमें अगर कूट में आंसर दिया होता तो इसमें राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण भी हमारा आता, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण नहीं आएगा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होता तो हम इसमें भी टिक लगाते, और वो कूट में दिया होता आंसर तो लगाते। ठीक है, इसमें एक पूछा गया तो हम वन्य प्राणी लगाएंगे संरक्षण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है, किसमें शामिल है, तो वो हमारा है 51 क में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक गलत है, गलत देखना है, तो देख लीजिए। फर्स्ट इसमें है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं है, गलत है ये, गलती में देखना था तो यही गलत है। नेक्स्ट भी अगर हम देखें तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात है, नहीं है ना। फिर भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी सही है, और अनुच्छेद 51 ए में प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का व्याख्या करता है, तो ये भी सही है। गलत कौन सा इसमें, तो गलत इसमें हमारा है ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा नहीं है, प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये तो है, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये नहीं है, तो आंसर हमारा रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, देखना है, तो इसमें राष्ट्रगान का सम्मान करना, इसमें भी था हमारा राष्ट्रगान का सम्मान करना, और ये तो हमारा कर्तव्य है राष्ट्रगान का सम्मान करना। फिर राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखो। फिर है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण सुधार करना, ये तो है, तो क्या नहीं है हमारा सी, यानी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 ए में वर्णित नहीं है, 4 ए में वर्णित नहीं है, ये देखना है हमें, यानी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना बिल्कुल है, मैंने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना अगर आ जाए, अभी मैंने बताया था ना 30 क्वेश्चन में, हाँ, तो उसमें हम सही लगाएंगे, तो ये तो हमारा सही है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। फिर अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करना, ये नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, ये तो हम जानते ही हैं कि माता पिता और गुरुओं का जो आदर करना है, तो ये संविधान में उल्लेखित करने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए ठीक है, तो ये तो हम सीख के ही आते हैं, भारतीय है ना जो, ठीक है। 34 का हमारा आंसर रहेगा सी। क्या नहीं है हमारा मूल कर्तव्य, भारतीय अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, ये मतलब संविधान में नहीं है ना, संविधान में उल्लेखित नहीं है, संविधान ने जरूरत नहीं समझी कि भाई इसमें हम इसको जो है इसमें लिखें संविधान में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, वो देखना है, तो लोक चुनाव में मतदान करना, यही नहीं है मूल कर्तव्य। बाकी है वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, ये है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सब है। क्या नहीं है, लोक चुनाव में मतदान करना, ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्य के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ये गलत है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही है वो केवल एक है, देख लीजिए, ऐसे डिटेल में ऐसे निकाला जाता है ये वोट का मूल्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। कब पात्र नहीं होता, यदि वह स्वयं प्रत्याशी है तब तो वो होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है तो भी वह दे सकता है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य यानी राज्यसभा का सदस्य है, तो वह जो है मतदान करने का पात्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वीटो की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ग की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित संख्या से है, तो ये हमारी जनसंख्या वो है 1971 की जनगणना पर आधारित है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वो हमारा पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, आंसर रहेगा बी। 35 वर्ष की आयु आवश्यक है, सांसद में चुने जाने की योग्यता रखता हो ये भी ज़रूरी है, देश का नागरिक हो ये भी ज़रूरी है, ज़रूरी क्या नहीं है, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो ये 1 मिनट कौन-सा सही है बताना है क्या? इनमें से 1 सही है, 2 सही हैं, 1 और 2 सही हैं, 1 और 3 सही हैं। 1 मिनट, इसमें भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ये गलत है। और संसद का सदस्य निर्वाचित, ये संसद का नहीं होगा, इसमें होगा लोकसभा का। तो इसमें जो सही है वो है सिर्फ़ 2 सही है, ठीक है? 2 वाला सही है। क्योंकि संसद का कहा ना इन्होंने, संसद का नहीं लोकसभा का आएगा। फिर नेक्स्ट है, कथन और कांड दिए गए हैं, राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है। फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, ये भी सही है। तो ए और 2 यानी कि कथन और कांड दोनों सही हैं, जो कारण हो कथन की व्याख्या भी करता है। आंसर हमारा जाता है, किसमें है? ए के साथ, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन-सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है? तो वो हमारी राष्ट्रपति की सहमति के बाद। तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह है, तो वो कौन सा है? वो हमारा है भारतीय डाकघर विधेयक। वीटो शक्ति क्या होती है? जब कोई राष्ट्रपति, उनके पास अगर विधेयक सहमति के लिए आता है तो इस विधेयक को जो है वो उस पर अपनी ना तो कोई सहमति देता है और ना ही वो कोई अपना मतलब संदेश भेजता है, कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई मैं इस पे सहमति दूंगा, नहीं दूंगा या कब तक के लिए जो है इसको रखा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो कोई भी सूचना नहीं देते हैं उसके बारे में, तो उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। तो ये था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। उसके उसके ऊपर जो है राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था और उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? वो थे ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी विशेषाधिकार कहा जाता है? तो ये हमारा है ज्ञानी जेल सिंह, जेबी विशेषाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो ये अनुच्छेद 111 में कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं है, ये भी सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। यानी चारों के चारों बिल्कुल सही दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के संबंध में कौन से कथन सही हैं? यानी कि किसी भी कारण से जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो है उस पद का निर्वहन करते हैं, तो उसके संबंध में कौन सा सही है? इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्य की सभा के सभापति बने रहेंगे, बिल्कुल नहीं बने रहेंगे। ये मैंने राष्ट्रपति का टॉपिक आपको क्लियर करवा रखा है, उसमें मैंने थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवाया है। तो उसमें उस वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, अगर आपको डिटेल चाहिए है कि एक-एक क्वेश्चन की कैसे कितने क्वेश्चन बने हैं और कौन-सा क्वेश्चन और थ्योरी थ्योरी भी अगर आपको जानना है, तो मैंने अलग-अलग से टॉपिक वाइज़ डाल रखी है वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ये हमारा क्विक रिवीजन है, फास्ट रिवीजन है, कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन है, तो इसमें जो है मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगी। व्याख्या में अगर आपको पढ़ना है, तो हमारी पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? फिर इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे, ये भी सही है। तो हमारे इसमें क्या सही है? 2 और 3 सही है, यानी आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उपराष्ट्रपति को उसके पद में निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाएगा। प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति कहाँ के सभापति होते हैं? राज्यसभा के, तो प्रस्ताव भी तो राज्यसभा में ही पारित किया जाएगा ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे लोगों के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता तो हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर बने रहे। तो कौन से ऐसे 2 महानुभाव हैं? वो हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी।
और वीवी गिरि एक ऐसे उपराष्ट्रपति भी थे जो सर्वसहमति से चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो किस किसने संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने और शंकर दयाल शर्मा ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है, गलत बताना है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य में सम्मिलित है, ये भी सही है। फिर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो ये गलत है क्योंकि प्रथम उपराष्ट्रपति हमारे कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? तो ये हमारा क्रमांक था इनका, वो था 12वां क्रमांक। और ये जो मैंने उपराष्ट्रपति का टॉपिक करवाया था उसमें एक क्रमांक भी करवाए थे, मैंने शुरू में थ्योरी करवाई थी, तो उसमें मैंने क्रमांक भी करवाए हैं कि कौन सा राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन सा है, कौन सा क्रमांक है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है, ये गलत है। फिर संघ राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। हमारा हमारा कथन जो है केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, कैबिनेट का तात्पर्य है। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट का तात्पर्य कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों में शामिल किया जाता है ओनली कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को, ये भी क्वेश्चन बनेगा आगे। ये रहा ही गया क्वेश्चन, कैबिनेट में शामिल होते हैं कौन से मंत्री होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही को हमें बताना है कि सही कौन सा है। एन गोपाल स्वामी आयंकर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए, ये गलत है, इन्होंने नहीं दिया था। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभाव के अधीन रखा गया, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि केवल 2 सही है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट जो है वो है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय या विभागों को सृजन किया जाता है, ये हमारा जो है ये हमारा गलत है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय और विभागों का सृजन किया जाता है, गलत है। राष्ट्रपति करते हैं और वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, फिर हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री को प्रदान किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, तो केवल 2 सही है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति वास्तविक किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है, नामात्र राष्ट्रपति के पास। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका या कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी, बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। ठीक है, तो 2 इसमें गलत है और 1 इसमें सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऐसा कभी कभार ही होता है कि प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य हों, अन्यथा वो लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। ठीक है, और अगर वो राज्यसभा के हैं तो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो वे होंगे केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, केवल लोकसभा के प्रति होंगे। कहीं ऑप्शन में आ जाए संसद के प्रति और आप लगा दो हाँ भाई ठीक है लोकसभा संसद में ही तो आता है, नहीं, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे संघीय मंत्रिपरिषद के, क्योंकि संघ जो सरकार होती है वो लोकसभा से ही तो चुनकर आती है ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, अभी अभी हमने पढ़ा है, ये बिल्कुल सही है। फिर संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं, ये गलत है, तो इसमें 2 गलत है और ए सही है, केवल 1 सही है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत कथन है कि भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होगी। गलत है क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, फिर इसमें है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ये बिल्कुल सही है कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो दोनों सदन के सदस्य जो संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। पात्रता तो दोनों ही रखते हैं, ठीक है। और जो जिम्मेदारी होती है ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो हमारा ए गलत है और बी सही है, यानी कि कथन गलत है और कारण सही है। ये हमारा आंसर जाता है डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। केंद्र में मंत्री परिषद है वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघीय मंत्री ये गलत है क्योंकि सामूहिक रूप से संसद के प्रति नहीं होगी। मैंने अभी अभी बताया वो किसके प्रति होगी, वो हमारी होगी लोकसभा के प्रति। फिर संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये बिल्कुल सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। ये भी सही है। दो और तीन सही है इसमें, यानी आंसर रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है परंतु परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। यानी ऐसा कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा विषय है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, जिसको लेकिन हम जो है इसको पालन करते आ रहे हैं उसका, तो वो है हमारा प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे यानी लोकसभा में तो वह त्याग पत्र दे देता है। ये हम इसका पालन कर रहे हैं लेकिन ऐसा संविधान में लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के, ये थोड़ा ब्लर हो गया है, कोई ना, एक ही दो क्वेश्चन हुआ है, कर लेते हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है, तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता यानी कानूनी सलाह भारत सरकार को कौन देता है, संघ सरकार को, तो वो देते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसके, तो भारत सरकार के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसको होगा, तो वो होगा भारत के महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। ये भी सही है। उसे संसद के किसी भी सदन का एक सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता नहीं। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं तो उन्हीं के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। तो 1 और 2 इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा जाता है ए के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हत होगा, यानी कि उसके योग्य होगा। बिल्कुल सही है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। ये गलत है, तो इसमें केवल एक सही है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। गलत है, ये गलत है। सॉलिसिटर जनरल नहीं आएगा इसमें। फिर भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया है या इस्तीफा देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों के दोनों इसमें गलत है, न तो एक और न ही दो। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो ये शक्ति किसके पास है, ये उपराष्ट्रपति के पास है। सॉरी, उपराष्ट्रपति के पास नहीं है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, और अब इसको जो है समाप्त कर दिया गया है, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया है। उस टाइम पे थी लेकिन अब इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन हमारा 2000 में आया हुआ था, उस टाइम पे थे। अभी इसको स्टार लगाया हुआ है ना, इसीलिए लगाया है क्योंकि अभी इसका आंसर है ही नहीं इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं, कोई भी नहीं, ऐसा तो ऑप्शन दे नहीं रखा है और इसका आंसर तो आएगा ना कोई भी नहीं। पहले किया जाता था भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है। देखो आ गया ना, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति करते थे, अब नहीं कर सकते। कितने लोगों को करते थे, तो 2 लोगों को करते थे। फिर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करते हैं, तो वो होते हैं आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय होते क्या हैं, आंग्ल भारतीय वो होते हैं जिन, जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसका या तो बाप यानी कि या तो पिता या माता एक भारतीय हो और एक फॉरेनर हो। यानी कि या तो माता फॉरेनर हो या पिता फॉरेनर हो। यानी अगर माता फॉरेनर है तो पिता भारतीय हो, पिता फॉरेनर है तो माता भारतीय हो, ऐसा। और उन दोनों की जो संतान होगी वो होंगी आंग्ल भारतीय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है।
लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? तो वो हमारे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते हैं। और एक चीज़ और कि जो राज्यसभा होती है वो स्थायी सदन होती है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है। ये भी ऑप्शन में तो क्वेश्चन कई बार आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग किया जा सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का स्तर आहत कर सकता है, बिल्कुल सही है। फिर भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, 2 सत्रों का, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, ये गलत है। फिर एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसमें सही है, आंसर हमारा जाता है सी के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष प्रथम कौन थे? तो वो थे पी.ए. संगमा। कौन थे? पी.ए. संगमा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा का सचिवालय? तो वो होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देख में कार्य करता है? तो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर। फिर हमारा है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसमें ऑप्शन दिया गया है वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम है। देखो ये क्वेश्चन है ना 2013 में पूछा हुआ है, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। पढ़ लेते हैं हम। फिर सेकंड अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। कांग्रेस से थी उस टाइम पे थी, ठीक है। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई थी। तो 2, 3 और 4 उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें 2013 के हिसाब से तो सी ऑप्शन इसमें सही था। लेकिन अब से हिसाब से इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता इन ऑप्शन से। ये देख लीजिए आप यहाँ डिटेल में, ठीक है। देखो राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हैं। प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प सी सही था उस टाइम पे, ठीक है। अब नहीं है ये सही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो ये थी 1977 में। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी का था। बिल्कुल गलत है ये। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है, गलत है, मिल सकती है। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सही बताना है तो सही इसमें केवल 2 दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु योग्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। उस टाइम पे तो ये ठीक था, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब वो किसी भी राज्य की मतदाता सूची में शामिल हो, बस ऐसा होना चाहिए। फिर राज्य के अंतर्गत लाभ का पदधारित नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है 1 और 3 सही है, ठीक है। आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट हमारा राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। राज्यसभा के चुनाव के लिए तो अभी-अभी हमने देखा 30 वर्ष। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी, तो वो कौन थी? वो थी नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो कौन-सा सही नहीं है? वो हमारा नहीं है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, ये गलत है, ठीक है। यानी गलत ही तो देखना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इसका आंसर हम देखें तो डी के साथ जाएगा। डी के साथ क्यों जाएगा? क्योंकि राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाना चाहिए। जो विधेयक होता है ना उस टाइम पे राज्यसभा में जितने भी मेंबर प्रेजेंट है उनके 2/3 सदस्य के बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हमारा रहेगा डी। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति देता है? तो वो देता है आर्टिकल 249। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। बिल्कुल सही है। फिर राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये भी सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर
चर्चा नहीं हो सकती है, ये गलत है। तो 1 और 2 इसमें सही है, ऑप्शन हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्य स्वीकार की जानी चाहिए और पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना चाहिए। ये गलत है इसमें, ठीक है। फिर है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन करना। हाँ, तो ये गलत है, ये सही है इसमें। धन विधेयक जो राज्यसभा में पारित किया जा सकता है, वो संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो डी यानी कि ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो वो हमारा होता है धन विधेयक। धन विधेयक प्रथम बार जो लाया जाएगा तो वो लाया जाएगा लोकसभा में। उसके बाद लोकसभा प्रस्तावित करती है उसको राज्यसभा में और 14 दिन के अंदर जो है अनुमति देनी होती है राज्यसभा को लोकसभा के विधेयक पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? राज्यसभा अगर उसमें संशोधन करती है किसमें? धन विधेयक में। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो राज्यसभा के लिए लोकसभा के लिए फोर्सेबल नहीं है कि राज्यसभा ने जो संशोधन उसमें किया वो उसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लोकसभा अपने विवेक के अनुसार उस पर फैसला लेती है, ठीक है, धन विधेयक पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? तो वो हो जाएगी ये धन विधेयक वाली है। और धन विधेयक वाली क्या? धन विधेयक धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है फर्स्ट बार। फिर है धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही है। फिर हमारा है कि मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, वो भी लोकसभा को ही शक्तियां प्राप्त है। फिर अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में, ये गलत है, ये लोकसभा को शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो इसमें हमारा आ जाएगा 1 2 3 यानी कि बी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन अनुच्छेद 312 के संबंध में राज्यसभा को निर्णय शक्ति प्राप्त है। तो ये जो शक्ति दी गई है अखिल भारतीय सेवाओं को, वो किसको दी गई है? वो हमारे राज्यसभा को दी गई है। और उसके जो सचिव होते हैं वो कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव उनके मुख्य होते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के। फिर राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राज्यसभा लोकसभा की समान शक्तियां बताना है। नहीं, अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने के विषय में नहीं, ये तो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। फिर संविधान संशोधन करने के विषय में, ये बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन के विषय में जो समान शक्तियां दी गई लोकसभा और राज्यसभा को। फिर यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? अगर राज्यसभा में पराजित हो जाए सरकार तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोकसभा से चुनी हुई सरकार है और लोकसभा में अगर वो अपना बहुमत खो देगी तब उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। लोकसभा से कोई फर्क नहीं पड़ता, राज्यसभा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? कौन सा करता है? इसमें संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विस्तृत विवरण है? नहीं, 4 में नहीं है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, वो तो 8 में है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये भी नहीं है। इसमें राज्य सभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है चौथी अनुसूची में, ठीक है, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? समान प्रतिनिधित्व प्राप्त, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, फिर गुजरात था, राजस्थान, महाराष्ट्र था, राजस्थान। देखो ये आपको, आप लोगों को पता तो है कि ये जो सीटें हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो अब हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि हमें जो सीटों को जो है ऐड करके देखना पड़ेगा कि कौन से राज्य को ऐड करने पर सेम जो सम आता है उनका वो सेम आता है। तो इसके आधार पर हम जो है आंसर इसका नहीं दे सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? आप डिटेल में देख लीजिएगा नीचे, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि आंध्र प्रदेश अब कितने हैं? 11 हैं। पहले कितने थे? 18 थे। मध्य प्रदेश में अब 11 हैं, पहले 16 थे। तमिलनाडु में जो सीटें हैं वो 18 हैं, बिहार में 16 हैं, गुजरात में 11 हैं, महाराष्ट्र में 19 है, उत्तर प्रदेश में 31, पहले 34 थी, पश्चिम बंगाल में 16 है और कर्नाटक में 12 है। इनको ऐड कर करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम स्तर और प्रत्येक वर्ष के प्रथम स्तर के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बिल्कुल सही है।
फिर राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही दिए गए हैं, आंसर रहेगा इसमें सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? क्या कथित है भारतीय संविधान में? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा कहा गया है। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। तो दोनों के दोनों इसमें बिल्कुल सही दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है, बिल्कुल सही है। संसद का हिस्सा होता है, सदन का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, सदन में तो आगे लोकसभा और राज्यसभा। कहीं आप पजल हो जाओ कि 4 क्वेश्चन में हमने पढ़ा है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, और ना तो लोकसभा का होता, ना ही राज्यसभा का, लेकिन संसद का हिस्सा होता है क्योंकि अलग से होता है ना वो। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। तो संसद का हिस्सा है, सदन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है, किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। तो आंसर रहेगा डी। भारतीय संसद में शामिल हैं, क्या क्या शामिल है? लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और कौन है? हमारे राष्ट्रपति शामिल है, यानी आंसर रहेगा सी। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, किससे? राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से, यानी 1, 2 और 3 आंसर रहेगा ए के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कौन शामिल है ना? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। कहाँ है ये दोनों? ये हैं डी में, राष्ट्रपति और दोनों सदन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों को सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? विशेषाधिकार नहीं है, हमें बताना है। तो ये चर्चाएं, प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ये तो है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, ये भी है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये नहीं है, क्योंकि उपस्थित तो उनको होना पड़ेगा ना अगर राष्ट्रपति ने बैठक बुलाई है तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ये अनुच्छेद हमारा है 122, यानी कि अनुच्छेद 122 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लोकसभा, राज्यसभा दोनों निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो वो है हमारा राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाएं करती हैं, ये तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन समाप्ति होता है, ये भी सही है। लोकसभा, राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी समानता वही होना चाहिए जो यहाँ से प्रत्याशी बन रहा। ऐसा नहीं है, अभी इस चीज को चेंज कर दिया गया। देखो उस टाइम पे अगर हम देखें ना, 1994 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे सी आंसर सही है, क्योंकि उसमें राज्यसभा का प्रत्याशी वही हो सकता है कि जिस राज्य से उसको चुना जा रहा है वहां के मतदाता सूची में वो शामिल होना चाहिए। लेकिन अब इस रूल को चेंज कर दिया गया है, अब राज्यसभा का प्रत्याशी वो लोग भी हो सकता है जो किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में शामिल है। तो अगर उस टाइम के हिसाब से देखेंगे तो सी सही है, और अब के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? फर्स्ट इसमें दिया गया है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर पारित हो जाता है।